नमस्कार। बड़ी बहस के एमपी एडिशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब इंतजार चुनाव की तारीखों के ऐलान का है। जी हां, कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सीटों पर अपने विधायकों को तैनात कर दिया है, तो दूसरी तरफ सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि 14 मंत्री और करीब 2 सांसद और विधायकों को मोर्चे पर तैनात किया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दमोह में हार के बाद सरकार किसी भी कीमत पर जोबट, रैगांव, पृथ्वीपुर और सबसे खास खंडवा लोकसभा को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहती है। यानी कि इस बार 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव किसी रण से कम नहीं होने वाला है। तो चलिए अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी की तैयारी किस तरह से है। तो साहब, उपचुनाव में 14 मंत्री और 26 सांसद हैं। विधायकों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। विजय शाह को मांधाता, कमल पटेल को खंडवा, मोहन यादव को पंधाना और तुलसी सिलावट को नेपानगर और उषा ठाकुर को बागली का प्रभारी बनाया गया है। अब विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो अरविंद भदौरिया, भरत कुशवाहा को पृथ्वीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। रैगांव में रामखिलावन, बिसाहू लाल, ब्रजेंद्र प्रताप को जिम्मेदारी मिली है। तो जोबट में विश्वास सारंग, प्रेम सिंह पटेल को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि साख और प्रतिष्ठा का ये उपचुनाव है और इसमें जो जिम्मेदारियां हैं वो तय हो चुकी हैं। यानी कि मतलब पूरी तरह से साफ है कि बीजेपी मिशन फतह से कुछ भी कम नहीं चाहती है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से खंडवा लोकसभा और जोबट के साथ रैगांव विधानसभा में भी बीजेपी का ही कब्जा था, जबकि पृथ्वीपुर की सीट कांग्रेस के पास में थी। तो चलिए अब आपको कांग्रेस की तैयारियों को भी बताते हैं। अब कमलनाथ दमोह में जीत के बाद इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जोबट विधानसभा के लिए रवि जोशी को प्रभारी बना दिया गया है। पृथ्वीपुर के लिए प्रवीण पाठक और मनोज चावला को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। रैगांव में लखन घनघोरिया को प्रभारी बनाया गया है और अब बीजेपी की बैठक के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 29 जुलाई को एक अहम बैठक भी करने वाले हैं। तो बड़ी बात इसमें यह भी है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी खंडवा में इस समय काफी सक्रिय हैं। उन्हें टिकट के लिए प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। तो रणनीति दोनों तरफ से तैयार है और जीत का दावा भी दोनों ही तरफ से हो रहा है। तो सुनिए, आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। हम सबको निर्देश दे दिया गया है, आदेश दे दिया है संगठन की तरफ से, तो हम लोग चुनाव के क्षेत्र में अभी से ही निकल के जाएंगे। मुझे पृथ्वीपुर में रहने का आदेश दिया है। सभी को काम दिया गया है। जो यहाँ बैठक में बुलाए गए हैं उन सबको ही संगठन जिम्मेदारी दे रहा है, क्योंकि संगठन का प्रोडक्शन ही सरकार है। संगठन जो उत्पादन करता है वही सरकार है। इसलिए हम सब संगठन के ही सिपाही हैं। संगठन में काम करते करते ही सरकार में आए हैं। इसलिए संगठन के आदेश के अनुसार हम सब काम में लगेंगे। चुनाव तैयारी है, चुनाव जीतेंगे। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी सफलता के साथ जीतेगी। क्या सर, कितने सीटों पर जीत दर्ज जनता कर रहे हैं? पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। ये प्रजातंत्र समाप्त करना ने जिस तरह से नाराजगी व्यक्त की थी, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मौजूदा दौर के अंदर अपने मंत्रियों को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनके जो विधायक हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है। रणनीति बन रही है, विचार विमर्श हो चुका है, मंथन हो चुका है। उस रणनीति पर आगे बढ़ना कैसे है, वोटर्स को अपने पक्ष में करना कैसे है, ये दोनों ही पार्टियां इसकी जुगत में इस समय लगी हुई हैं और दोनों ही सियासी खेमे में आप देखें कि जो हलचल है वो इस समय बेहद तेज है। चुनाव में साख का सवाल इसलिए भी है कि ज्यादातर सीटें अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में ही थी और ऐसे में उस जीत को दोबारा से दोहरा पाना, उन सीटों पर दोबारा से अपने दबदबे को बरकरार रख पाना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस लगातार नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और अपनी जीत के दावे दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो उपचुनाव का रण है और सीधी टक्कर होने वाली है सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच में, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये साख और प्रतिष्ठा का सवाल है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है नेहा बग्गा जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरमन नगेले जी आपका भी बहुत स्वागत है। नेहा जी, आज की चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो चुनाव है उसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के तो दावे करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या साख और प्रतिष्ठा के सवाल के तौर पर इसको देखा जाए, क्योंकि ज्यादा सीटें भी आप लोगों के पास नहीं, ज्यादातर जिस पर उपचुनाव होना है और जो ड्यूटी लगी हैं, जो मंत्रियों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उसको अगर उसी के साथ जोड़ा जाए
तो क्या साख और प्रतिष्ठा का सवाल है आप लोगों के लिए? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा इसके ऊपर। आयुष, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में उतरती है तो सर्वप्रथम रहता है कि जनता के बीच में किस प्रकार से जाना है, जनता के लिए जो काम किया है उसको किस तरीके से लगातार पहुंचाने का काम करना है, जनता की भावना और जिस तरीके की जो संभावनाएं होती हैं उन सभी का समीकरण बैठाकर निर्णय पार्टी ने लिया है। आपने देखा कि संभावित उपचुनाव को लेकर पार्टी ने जिस प्रकार से प्रभारियों की नियुक्ति की है उसमें सरकार के मंत्री हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिस प्रकार से संगठन से जिन लोगों को लिया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो सरकार और संगठन का जो समन्वय है उसमें आपको प्रभारियों में दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि निश्चित ही जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने जब से चौथी बार शिवराज जी की सरकार बनी है और दुर्भाग्यपूर्ण जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उपचुनाव में जरूर जाना पड़ रहा है, पर जो कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए हैं, संगठन और सरकार के द्वारा किए गए हैं, उन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में उतरने वाली है और निश्चित ही जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जीतने की संभावना और साथ में कार्यकर्ता की भावनाओं के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। राम पांडे जी, आप भी अपनी पार्टी की जीत का दावा तो जरूर करेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा ये जरूर बताइएगा कि जनता को कैसे कन्विंस करेंगे और जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी, भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं करेगी, और जीत को लेकर के आश्वस्त कैसे हैं आप? आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा, राम पांडे जी। जी जी, देखिए, कोई भी पार्टी हो उसको जनता के बीच में हमेशा सक्रिय रहना पड़ता है, जनता के बीच में हमेशा जाना पड़ता है, और कांग्रेस लगातार जनता के बीच में जा रही है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। तो जो सरकार वादे करती है या जो सरकार काम नहीं कर पाती है या जो सरकार गलत काम कर रही है या जिससे जनता प्रभावित हो रही है, जनता की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो उन समस्याओं को हम लोग उठाते हैं, सरकार के सामने उठाते हैं और प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि हम जनता की ओर से बात करते हैं। चाहे वो महंगाई की बात हो, जैसे इस समय पेट्रोल 112 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, डीजल 100 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए किसान पर भी असर पड़ता है, आम जनता पर भी पड़ता है, और जब इन दोनों के दाम बढ़ते हैं तो खाद्य सामग्री भी के दाम भी बढ़ते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के भी दाम बढ़ते हैं। शायद ऐसी कोई चीज नहीं है जहां दाम ना बढ़े, क्योंकि पेट्रोल डीजल सीधा परिवहन से जुड़ा हुआ है, और हमारे घर में यदि कोई भी वस्तु आती है या हमारे यहाँ से दूसरे शहरों में या दूसरे प्रदेशों में जाती है तो वो परिवहन के माध्यम से ही जाती है। तो जैसे कांग्रेस के टाइम पर 60-65 था और वो आज करीब 112 पहुंच गया है, तो लगभग डबल की पोजीशन में पहुंच गया है। तो महंगाई जो है डबल होती जा रही है। अच्छा, महंगाई का असर तब ज्यादा नहीं दिखाई देता है जब आम जनता की आमदनी भी बढ़ती जाए, तो आमदनी बढ़ नहीं रही है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अब आज ही के अखबार में केवल ग्वालियर का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, केवल ग्वालियर का 1.25 साल के अंदर 600 लोगों ने आत्महत्याएं की है, जिसमें मजदूर भी हैं और कारोबारी भी हैं, मतलब दोनों लोगों आत्महत्या कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा कारण लिखा हुआ है कर्ज का। कारोबारी आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो जिन लोगों से उन्होंने कर्ज के लिए पैसा लिया है तो वो चुका नहीं पा रहे हैं। मजदूर आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि जब कारोबारी ढंग का नहीं चल रहा है तो उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उनको काम नहीं दिया जा रहा है, या काम मिल रहा है तो जो पैसा उनको पहले मिलता था उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा है। तो जो सबसे बड़ी जो समस्या है महंगाई की है, जनता को भी पता है, और महंगाई की समस्या। चलिए राम पांडे जी, कुल मिलाकर के आपने ये बता दिया कि महंगाई एक बहुत बड़ा इशू रहेगा और आप इस इशू के साथ ही जाने वाले हैं। अब देखते हैं जनता इस पे कन्विंस कितना होती है। नेहा जी, मुझे पता है आप जवाब देना चाह रही हैं, मैं आपके पास आऊंगा वापस, लेकिन सरमन जी का मैं रुख कर लेता हूं। सर, आपसे मैं ये थोड़ा समझना चाहूंगा एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, क्योंकि जहां तक हम लोग समझते हैं या फिर जो पहले का अगर आप लोग देखें डाटा निकाल करके, तो बाई पोल्स जो होते हैं, लोग कहते हैं कि अमूमन जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, ज्यादातर उनके पक्ष में वो होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर और इस बार का ये जो उपचुनाव है, इसमें एक लोकसभा का भी एक सीट है, इसको आप कैसे देखेंगे, इसका आकलन आप कैसे करेंगे? और इसके अलावा जो दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, साख और प्रतिष्ठा के सवाल के तौर पर आप इसको किसके लिए देखते हैं? आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा, सरमन जी। जैसा कि आपने कहा है, नेहा जी ने अपनी बात कही है, राम पांडे जी ने अपनी बात कही है, तो मेरा तो यहाँ पर यह स्पष्ट मानना है कि पहले तो जो है ना, भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अपना नोटिफिकेशन करना चाहिए,
नोटिफिकेशन टाइम होता है, 6 महीने का समय रहता है। तो नोटिफिकेशन जहाँ तक मेरी जानकारी में है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, और नोटिफिकेशन होगा तो उसमें लगभग 35 दिन का समय रहता है पूरी प्रोसेस के लिए। तो नोटिफिकेशन होने के बाद फिर पार्टी किस तरह के कैंडिडेट अपने अनाउंस करती है उस पर निर्भर करता है। और जहां तक दोनों राजनीतिक दलों की जो आपने बोला कि जीतने हारने की बात, एक बात आपने बिल्कुल सही कही है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये मान्य परंपरा है कि जब भी जहां उपचुनाव होते हैं जो रूलिंग पार्टी है उसी के पक्ष में जाते हैं। लेकिन हाल का जो विधानसभा चुनाव हुआ है दमोह का, वो रूलिंग पार्टी के पक्ष में नहीं गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में लोकसभा के भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, वो भी रूलिंग पार्टी के पक्ष में नहीं गए। तो अब ये धीरे धीरे ट्रेंड जो है ना बदलता जा रहा है। अब जहाँ तक कांग्रेस और भाजपा की जीतने हारने की बात है कि कौन जीतेगा, देखिए एक तो बड़ी सीट है लोकसभा की, वो है खंडवा। खंडवा इतनी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वहां पर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और वहां से लंबे समय से हैं। एक तो मरतबा वहाँ पे माननीय अरुण यादव जी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। तो अब ये देखना है वहां से इसको कांग्रेस पार्टी या बीजेपी अपना टिकट देती है। जहां तक कांग्रेस की जो संभावना दिख रही है वो माननीय अरुण यादव जी के संदर्भ में दिख रही है। यद्यपि कमलनाथ जी ने ये बात को साफ कर दिया कि अभी अरुण यादव जी ने चुनाव लड़ने की उनसे कोई बात नहीं की, उन्होंने इच्छा जताई है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो दो नाम वहां से चल रहा है, एक तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का और दूसरा अर्चना चिटनिस जी का। अब वो किसको टिकट देते हैं उस पर। अब बात आती है कि चुनाव कैसे दोनों पार्टी लड़ेंगे और कैसे जीतना और हारना है। देखिए जहां तक जीतने की बात है तो कांग्रेस पार्टी यदि पेगासस का विषय, यदि ऑक्सीजन से लोग नहीं मरे, ये महंगाई का विषय, और जो राज्य में जितनी भी उनको चीजें दिख रही हैं वो उन विधानसभा या लोकसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ले जाते हैं, अच्छे से उसकी पहुंच कर देते हैं, तो हो सकता कि उनके पक्ष में बाजी जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जान से मेहनत की है, चाहे कोरोना का समय हो उसके पहले का समय हो, तो अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब वो जो जो योजना लाए जैसे आत्मनिर्भर भी जो गरीबों के लिए अनाज की बात कही है उन्होंने, और 3-3 महीने के लिए अनाज लोगों को दे रहे हैं, उनकी मैं 2-3 मैंने चीजें बताई हैं। बाकी उनकी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं बेरोजगार के लिए, स्टार्टअप के लिए, आईटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री में तो अभी मैं आपको आपकी जानकारी में लाना चाहूँ, इंडस्ट्री में परसों की बात है एक हॉरिसिस ग्रुप है, हॉरिसिस एक बड़ा इंटरनेशनल, एक जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है उसी तरह से हॉरिसिस भी है। तो हॉरिसिस की जो मीटिंग थी वो उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताने के लिए उनको इनवाइट किया था। दिल्ली से माननीय पीयूष गोयल जी जुड़े थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार अपनी बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब वो उनके कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, संगठन के लोग, सरकार के लोग नहीं, पार्टी के संगठन के लोग और सत्ता में जुड़े हुए लोग जो मतलब अपने तरीके से काम करते हैं, तो वो इन विषयों को, इन चीजों को अपनी पार्टी की सफलता। बिल्कुल सरमन जी, कुल मिलाकर के जो जनता के साथ कनेक्शन बेहतर बना लेगा, जो अपनी बात को बेहतर तरीके से कन्वे कर ले जाएगा, मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा आसान होगा। बाकी देखते हैं, चुनावों का भी इंतजार हम लोग कर लेते हैं। नेहा जी क्या कहना चाह रही थी? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मूल अंतर है। जिस तरीके से सरमन जी ने भी अभी उल्लेखित किया कि खंडवा को लेकर अरुण यादव जी जो स्वयं घोषित, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैंडिडेट वहां का बनाया है, और कमलनाथ जी का चुनाव, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से उसको नकारने का काम किया है, तो कांग्रेस जो है मूलतः गुटों की, सरपुटव्वल की, जूते चप्पल एक दूसरे पर चलाने की और इस तरह की परंपरा में विश्वास करती है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुट होकर काम करता है। आपने पूर्व में भी सवाल किया था कि इतने सारे मंत्रियों को उतारा है, तो मैंने आपसे कहा कि मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी इसमें प्रभारी बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, जिले के लोग भी हैं, और इस प्रकार से तमाम सारे जो सरकार और
संगठन का समन्वय जिस बेहतर तरीके से हो सकता है, उनको इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी दी है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो सर्वे की पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सर्व करने की पार्टी है। और लगातार कोरोना का पैंडेमिक जिस तरीके से आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस साइंटिफिक अप्रोच को क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत अपनाकर कोरोना कंट्रोल करने में, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में जिस तरीके से काम किया है, ये भी जनता ने बहुत करीब से देखा है। सरकार के प्रयासों से जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने दो बार विश्व में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश के ही इंदौर एक ऐसा शहर रहा है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। ये सारी बातें जनता ने बहुत करीब से देखी हैं। जनता ने ये भी देखा है कि जो कर्मचारी नहीं नेहा जी, यही तो बड़ा दिलचस्प है ना, जिस बात को आप लोग अपना अचीवमेंट बताते हैं उसी बात को लेकर के देखिए विराम पांडे जी कह रहे थे कि आप लोगों ने इस स्तर पर काम नहीं किया। मेरा सवाल यह है कि दमोह के अंदर जिस तरीके से आप लोगों को हार मिली, क्या उसके बाद आप लोग ज्यादा एक्टिव हुए हैं या उससे कुछ सबक लिया है, कोई गलती नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि मंत्रियों को लगाया गया है। मंत्री भी कार्यकर्ता होते हैं, ये भी हम लोग को भी जानकारी है, लेकिन मंत्रियों की ड्यूटियों को लगा देना और कोई कोर कसर ना छोड़ना, इसलिए मेरा सवाल यह था कि क्या दमोह से कुछ सबक लिया गया है? नेहा जी। नहीं, आयुष जी देखिए कि अगर हम दमोह के चुनाव को देखेंगे तो हमें 28 उपचुनाव की बात करनी पड़ेगी। और लगातार ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था कि कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी। वोट प्रतिशत आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा थे। 2019 का आपने लोकसभा चुनाव का परिणाम देख लिया, उसके बाद आपने 28 उपचुनाव के परिणाम देख लिए। एक दमोह जो है, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर विजय नहीं हो पाई, पर उसके कारण भी हम सब जानते हैं कि उसके तमाम सारे कारण हैं। अगर कांग्रेस एक दमोह की जीत को लेकर अहम और वहम में रहना चाहती है तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए थोड़ा सा खतरनाक। राम पांडे जी, अहम और वहम में मत रहें, क्योंकि चुनौती तो मिलेगी इस तरफ से। मैं चाह रहा हूं जवाब दें राम पांडे जी। सब बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री सभी दमोह में थे। यहाँ तक कि कोरोना से लोग मर रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री पूरे समय वहां पर्चे बांट रहे थे। मुख्यमंत्री पूरे टाइम पर थे वहां, गृह मंत्री थे। ऐसा कौन सा मंत्री था जो दमोह में नहीं पड़ा हुआ था? और हमारे पूरे प्रदेश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी, अस्पतालों में कूलर पंखे थे, उनको सही करना था। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दमोह पर पड़े हुए थे और सबके सब यही कह रहे थे कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, बूथ पर कांग्रेस हारेगी। मतलब जितनी बड़ी बातें कर सकते थे ये कर रहे थे। हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि न तो दावा कांग्रेस को करना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि वोट जनता देती है। जनता के मन में क्या है, जनता जो दावा करे वही सही है। बंगाल में भी आपने देखा। अब बताइए, मध्य प्रदेश में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी, लोग मर रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कहाँ? बंगाल में रैलियां कर रहे थे। गृह मंत्री तो बंगाल के प्रभारी थे। पूरा देश का मंत्रिमंडल, पूरा देश का कार्यकर्ता बंगाल में था। बंगाल में भी क्या नारा था इनका, क्या कहा था कि 200 से ज्यादा जीतेंगे। हाल क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो हमें कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अपना काम करना चाहिए। जनता से हमने जो वादे किए हैं उन वादों को लेके जाना चाहिए कि हमने आपसे ये वादे किए थे, इतने वादे कंप्लीट हो गए। हमने कहा था कि हम 30 रुपए का पेट्रोल देंगे। राम पांडे जी, बंगाल में टीएमसी की जीत से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर उत्साहित कैसे हो जाती है, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे। मैं इनकी रणनीति के बारे में चर्चा कर रहा हूं। जैसे इनकी रणनीति जासूसी की है। अभी आपने देखा है, चाहे चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, आम जनता हो, इन्होंने किसकी जासूसी नहीं की? अब बताइए, चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, उसकी जासूसी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, जिस पर एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस दायर किया था, उस महिला की, उस परिवार की जासूसी कर रहे हैं। तो आप बताइए, कोर्ट किसके हित में फैसला लेगा? चुनाव आयोग, लवासा, ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो लवासा की आपने जासूसी करा दी। जब आप चुनाव आयोग को नहीं छोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ रहे, मीडिया के 40 पत्रकार, जिसमें महिलाएं भी हैं, और जो पेगासस जो वायरस होता है उसमें कैमरा एक्टिव होता है। अब बताइए, सरकार महिलाओं के बाथरूम और बेडरूम में देखने का काम कर रही है। तो ये चुनावों को भी प्रभावित करती है। हमारी कर्नाटक सरकार को भी इन्होंने जासूसी के माध्यम से गिराया और मध्य प्रदेश की जो सरकार गिरी है, कहीं ना कहीं उसमें भी जासूसी का अंदेजा होता है। और आप देखिए, दूसरे तो छोड़िए, मतलब ये सरकार अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रही है।
अपने खुद के मंत्री और कार्यकर्ताओं की भी जासूसी कराती है। हो सकता है शिवराज जी और ठीक है सिंधिया राम जी पांडे की जी, भी देखिए ये जासूसी सब कर रही है। आरोप आप लोग लगाते हैं, लेकिन जिनकी जिनकी जासूसी हुई है, मुझे लगता है कि उन लोगों को जाकर के कम इस विषय में कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना, जाकर के कंप्लेंट करें कि मेरी जासूसी हुई है, मेरे पास ये आधार है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं करते, केवल आरोप लगा लेते हैं आप लोग। जेपीसी से जांच करनी क्यों चाहिए नहीं ना, हो रही है? जेपीसी नहीं यदि भाई, आप मेरी हैं, जासूसी यदि होगी जैसे राम पांडे जी, मीडिया मुझे फंसा बताइए हुआ है, मेरी जासूसी आप होगी तो बताइए, मैं जाके मीडिया उसकी फंसा हुआ कंप्लेंट है। करूंगा ना। मीडिया फंसा हुआ है, जेपीसी मैं ये जांच कह क्यों रहा नहीं हो हूं रही कि है? मेरी आप जासूसी सही है होगी तो तो मैं जाके जेपीसी कंप्लेंट जांच क्यों करूंगा ना, हो रही लेकिन है? कंप्लेंट नहीं करते, जासूसी केवल नहीं होती है, पॉलिटिक्स करते हैं। जांच सरमन कराने से नगेले क्यों जी, डरते हैं आप? सरमन जी, जांच कराने सरमन से जी, क्यों डरते हैं? सरमन जांच जी, कराने से क्यों डरते हैं? चोर है ना आप? ठीक है, चलिए चोर है इसलिए जांच सरमन नहीं जी, कराते हैं। सरमन जी, आपको जांच सरमन कराने जी, से क्या सरमन जी, जब हम लोग विधानसभा के अंदर उपचुनावों का या फिर लोकसभा का जो एक सीट पर उपचुनाव जो होना है, जब इसको देखते हैं तो क्या वहां पर ये मुद्दे जिसका भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है, क्या वाकई में ये काम करते हैं, या वहां पर दूसरे तरीके का जो गुणागणित है वो देखने को हम लोगों को मिलता है? असल जो चीज है वो क्या होती है, जीत का फैक्टर क्या होता है, और उसमें कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि मजबूती के साथ अपने पक्ष को रख रही है या वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर पा रही है? सरमन जी। देखिए वैसे तो ये आमतौर पर देखा जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं ना, तो जिस कैंडिडेट का वहाँ के मतदाताओं के बीच में सीधा कनेक्ट रहता है, वो उनसे मिलता जुलता, उनके सुख दुख में साथी रहता, उनके पारिवारिक है, जो वहाँ पर लोकप्रिय रहता है और जो उसकी मदद है, उसके साथ में खड़े होते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि इसमें जब एक राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है तो राजनीतिक दल का अपना नेटवर्क होता है, उनके कार्यकर्ता होती है, पार्टी का अपना मतलब उनकी रीति नीति होती है, सरकार के कामकाज होते हैं, उसके अपने मुद्दे होते हैं। तो अब इसमें ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो जब ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं तो फिर जिस पार्टी का उम्मीदवार ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा लोकप्रिय होता है, ज्यादा रहती है, ज्यादा से ज्यादा जनता को बताने में सफल होता है, और उसके आधार पर उसके मतदान होने तक उसकी यदि टेम्पो बना रहता है तो जहां तक ये बात आपने बोली है कि देखिए अभी तो फिलहाल विषय जो है ना मीडिया के चर्चाओं में है, जैसा कि पेगासस का जो मैंने आपको बताया कि पेगासस देखिए पार्लियामेंट में लगातार पार्लियामेंट कब चल रही है, माननीय राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं। चलिए ठीक है सरमन जी, आप किसी बात के साथ चर्चा मुझे यहीं समाप्त करूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब उपचुनाव होना है, दोनों भी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता को ही करना और देखना यह है कि जनता आखिर किसके वादों पर भरोसा इस बार करती है। इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।